एआई जो है प्यार कर सकता है? जैसा कि अभी हमने देखा भी जापान में एक महिला ने एआई चैटबॉट से शादी कर ली। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये ऑलरेडी हो रहा है। मतलब आप लोगों ने एआई को पढ़ा दिया है कि वो उसके सवाल के अंतरंगी सवालों के भी जवाब दे रहा है। देखिए, जापान की बात करते हैं तो वहाँ अब बताए लोनली रहता है। सेम चीज यहाँ पे भी, इंडिया में भी मैंने देखा है कि मेरे बाबा जिंदा नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे बाबा मेरे बगल में बैठे और मैं उनका आशीर्वाद दूं। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दिन बाद आप जो डेड लोग उनसे ही बात कर सकोगे। मतलब वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से एक बार धर्मेंद्र की एक मूवी देखें और धर्मेंद्र को नाचते हुए देखें। वही फिर से बोलेगा कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, बिल्कुल संभव कि एआई कैरेक्टर रोबोट बनाया और इसको बिल्कुल वैसा ही फील किया कि ये लड़की ही है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके सारे सेक्स ऑर्गन भी होंगे उसमें। नेक्स्ट 5 साल में आ जाएगा। हमारे आसपास काम करने वाले लोग अब ह्यूमनॉइड रोबोट ही होंगे। एकदम ये एआई आएगा। ये भी पता है कि एआई को इस्तेमाल करने के पीछे ना भारी मात्रा में बिजली और पानी की भी खपत होती है। तो आप हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? पहले के जो मॉडल्स उनको ट्रेन करने में जितना रिसोर्सेज लगे, अभी के जो मॉडल्स में उतना रिसोर्सेज नहीं लगते। पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो, आपको टूटने न दिया हो? काफी ज्यादा फोकस किया नई चीज सीखने में। मोटिवेशन का मेन सोर्स था कि मैं महापुरुषों की जीवनी बहुत ज्यादा पढ़ता था। बांदा जैसे छोटे से इलाके में आने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही छोटे इलाकों से ही आते होंगे निकल करके वो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा तो देखिए एक ही इसमें अनुभव है कि अगर आप, सबसे जरूरी होता है हार्ड वर्क। मुझे पता है जब मैं जॉब में था तो मैं काफ़ी कम काम करता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया कि नहीं, मुझे दिन में 12-14 घंटे काम करना ही करना है। हम लोगों को अपना असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ही नकली कि लोग कैसे पहचाने कि असली है कि नकली? जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन गैदर करें उनको कुछ ऑथेंटिक सोर्स से करें। तो टेकवर्ड इसमें क्या कर रहा है कि लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी दें जिसमें हम वो वीडियो डालें और वो बता दें हमको देख करके कि ये असली है और ये नकली है। ऐसा कोई टेकवर्ड इसमें कोई आगे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना संभव है और आई थिंक मैं भी यूएस में था, कुछ लोग इस पे काम भी कर रहे थे। तो ये चीजें आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से इन्फोर्स होंगी कि जो कंपलसरी करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप एक कल्पना कीजिए। बुंदेलखंड की वो रेतीली जमीन जहां पर पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तड़पना पड़ता हो, जहां पर शिक्षा का नामो निशान ना हो, जहां पर सपने दम तोड़ देते हो और उम्मीदें धूमिल हो जाती हों, वैसी जगह से निकल करके, अपने संघर्षों से निकल करके फिर इसके बाद देश की टॉप दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपकी जो पहचान अब कराने जा रहा हूं, जिसको देख करके, जिसको सुन करके आपको उनके संघर्षों की दास्तान याद आएगी। आप समझेंगे कि कैसे हमको संघर्ष करके आगे बढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। विनायक कृष्ण गुप्ता जी ये हमारे साथ मौजूद हैं। एंटीनो लैब के ये को फाउंडर हैं और सीईओ हैं। नमस्कार विनय जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, कुछ अपनी एंटीनो लैब के बारे में बताइए कि आपने क्या, ये कंपनी है और आपने यहाँ पर क्या किया है? हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने परिचय से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, हिंदी खबर के लिए। मैं आपका चैनल बहुत समय से फॉलो करता हूँ और देखता भी हूँ। तो कंपनी का नाम एंटीनो है एंड मेरा जन्म बांदा जिले में हुआ था और मेरी पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्कूल है, वहाँ से ही हुई थी और कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद मैंने IIT खड़गपुर में दाखिला लिया और वहाँ से लगभग 3-4 साल जॉब किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंड देन आई स्टार्टेड एंटीनो एक AI कंसल्टिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। तो हम लोग AI प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी हमारी टोटल लगभग 500 लोगों की टीम है एंड हमारे हेड ऑफिस गुड़गांव में है, बट हमारे अन्य ऑफिस अभी बेंगलोर, दुबई एंड US में भी हैं। और हम लोग दोनों तरह की कंपनी के साथ काम करते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हैं एंड प्राइवेट कंपनी एंड यूएस कंपनी, दुबई। कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस समय आप काम कर रहे हैं? क्या बना के दिया आपने उनको? गवर्नमेंट में मैं आपको सब बता देता हूँ। गवर्नमेंट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं BHEL के साथ, भारत हेवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि इंडिया का 70% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उनके लिए हमने AI बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल बनाया है एंड हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी काम कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर ओनली। कि जो बहुत सारा ऑपरेशन सिंदूर में भी आप काम कर रहे हैं? आपका कहने कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद जो भी AI प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी डेटा है, कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको कैसे डिसीजन लेने हैं, जो लोग फील्ड पे डिप्लॉयड हैं उनको कैसे डिसीजन लेने हैं, ये प्रोडक्ट। फिर प्लस साथ में हमने आंध्रा पुलिस के साथ भी काम किया है एंड दिल्ली एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं GMR के साथ में एंड कुछ लार्ज कंपनी हितैची, इवन US गवर्नमेंट की कंपनी, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप बुंदेलखंड जैसे इलाके से आने के बाद IIT खड़गपुर तक का सफर
फिर इसके बाद इतनी बड़ी देश की टेक दिग्गज कंपनियों में से शामिल होना, जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सबको ही जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, ऐसी जगहों पे भी आपको अपनी मदद देना, तो ये आपको कैसा लगा और इस सफर को जी करके आपको कैसा लगा? तो मेरी जब शुरुआत हुई तो मैं बहुत ही ग्रामीण इलाके से आता था, बट मेरा एक चीज़ हमेशा था कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, नया क्यूरियस रहना है। तो मैं हमेशा अपने सीनियर से बात करता था, या जो जो मेरे रिलेटिव्स थे या बांदा के लोग थे जो अच्छी जगह थे, उनको मैं फ़ोन करके पूछता रहता था कि कैरियर काउंसलिंग काइंड ऑफ, मैं उसमें काफ़ी फोकस किया था कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, आफ्टर 10th-11th क्या करना है, मुझे मेडिकल करना है, IIT JEE करना है या डिफेंस में जाना है। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों से नॉलेज इकट्ठा किया और काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी। शुरुआत में थोड़ा सफ़र चैलेंजिंग था कि बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड बांदा, तो मैंने कुछ समय समर वेकेशन में कानपुर गया मेरे रिलेटिव्स के यहाँ, वहाँ मैंने काफ़ी सारी कोचिंग विजिट की, काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल उनसे बात किया। और फिर IIT का सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना, बट मेरा हमेशा ये रहा है कि जो भी आप काम शुरू करो उसको कैसे भी शुरू करो, लेकिन उसको उसका आपका एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कि आप, जैसे मैंने स्कूल में भी मेरा ये था कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, मेरी पोजीशन क्लास में 50 लोगों में 20 के आसपास आती थी, 15-20 के आसपास। बट ये था कि अब 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मैंने फिर 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरी पोजीशन 15 से बढ़ के फर्स्ट आ गया। अच्छा, 10th के फर्स्ट सेक्शन में। डिवीजन आपको मिला? हाँ, उसके पहले कभी नहीं आया था। और सेम ऐसा IIT में हुआ कि शुरुआत में मेरे को काफ़ी समय लगा पढ़ने, बट मेरा ये था कि लास्ट में क्लियर करना है। तो हमेशा से मेरा ये रहा है कि शुरुआत भले कैसी हो, जो भी गलतियाँ की हैं उसको भूलिए, बट आगे आपको उसका एंडिंग अच्छी हाँ, जब करनी है। जागो तब सवेरा। हाँ, जब जागो तभी सवेरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कम्पीट करना, जहाँ वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा एडवांस हो, जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। स्कूलिंग एक्सपोजर उनका बेटर होता है, और स्पेशली IIT खड़गपुर में भी ये रहा कि शुरुआत में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर बाद में चीज़ें अच्छी हो गई। तो ये हमेशा लगना है कि अगर आप लगे रहोगे चीज़ों को करने में, कि जो मैंने शुरू किया उसको एक अच्छा एंडिंग या अच्छी क्लोजर देना है, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब आपने शुरुआत में सोचा था कि मैं नौकरी के बारे में, हर कोई एक बच्चा सोचता है कि पढ़ लिख करके वो सबसे पहले तो ये सोचता है कि मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए, है जिसमें मैं अपने माँ बाप को बता सकूँ, देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैंने अब आपसे पैसा तो नहीं ले रहा। तो आपने फिर उसी समय सोच लिया था कि मैं अपना करूँगा, अपनी कंपनी खोलूंगा, उसी समय सोचा था आपने? नहीं, मैं शुरुआत से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बुक और बहुत सारे महापुरुषों की जो जीवनी है वो मैं पढ़ता था, इंक्लूडिंग APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, और भी जो भी बाहर के भी थे उनकी भी मैंने पढ़ी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, कुछ अपने देश के लिए करना है। ये थॉट प्रोसेस हमेशा था, कुछ देश के लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है। और फिर बाद में ये हुआ कि जॉब तो मिल गई थी IIT से निकलने के बाद, बट हमेशा ये था कुछ ना कुछ बड़ा करना है, हाउ वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उसके बाद मुझे एक ऑप्शन ये लगा कि पहले तो UPSC तैयारी करते हैं। फिर लगा UPSC में थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए, तो कुछ क्यों ना हम कुछ शुरू करते हैं अपना स्टार्टअप। तो अभी मैं उससे काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एटलीस्ट लगभग 500 लोग तो अभी करंट जॉब कर रहे हैं, बट टोटल मेरी कंपनी में लगभग और भी 500 लोग, मतलब टोटल लगभग 1000 लोग हैं जो जिनको जॉब किया है, उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया है। तो वही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा देश बदल सकते हैं या समाज बदल सकते हैं, लेकिन आप जो भी जिस स्टेज में हैं वहाँ पे भी आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा अगर हर कोई करेगा तो धीरे धीरे देश बदलेगा या ये विकास होगा। पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो, आपको टूटने ना दिया हो? पढ़ाई के दौरान मेरा जैसे मोटिवेशन का मेन सोर्स था कि मैं महापुरुषों की जीवनी बहुत ज़्यादा पढ़ता था, उनकी बायोग्राफी पढ़ता था, और हमेशा से ये लगता था कि देश के लिए कुछ करना है या कैसे बड़ा करना है। तो उस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया नई चीज़ सीखने में। बांदा जैसे छोटे से इलाके में आने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही छोटे इलाकों से ही आते होंगे निकल करके तो वो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी ही लाइफ को लेकर के या और दूसरे लोगों की लाइफ को लेकर के जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो? उनको क्या सिखाना चाहोगे कि वो अपने सपने ना तोड़ें, सपने ना खत्म करें? मेरा तो देखिए एक ही इसमें अनुभव है कि अगर आप, सबसे ज़रूरी होता है हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मुझे पता है जब मैं जॉब में था तो मैं काफ़ी कम काम करता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया कि नहीं, मुझे दिन में 12-14 घंटे काम करना ही करना है। अच्छा। और सेम चीज़ मैंने स्कूल टाइम में भी किया था कि पहले बहुत ही कम पढ़ता था, सोचता ज़्यादा था कि हाँ कुछ बड़ा करना है, लेकिन जब से मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया कि मेरा ये था कि डेली
सुबह मेरे को जब कंपनी शुरू की सुबह मुझे 7:30 बजे ऑफिस जाना है, 8 बजे जाना है। अच्छा। भले ही काम उतना नहीं था, लेकिन मैंने जब सुबह 8 बजे से ऑफिस जाना शुरू किया, रात के 9-10 बजे तक बैठना शुरू किया, जब मैं एक समय हार्डवर्क करने लग गया, समय देने लग गया, तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। अच्छा। सेम चीज़ स्कूल टाइम में हुआ या सेम चीज़ IT टाइम में हुआ कि आपको हार्डवर्क एक्चुअली आप करने लग जाओगे रोज़, अगर 12-13 घंटे अगर उस अपने सपने के लिए दोगे तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। अपने आप ही लोग मिल जाते हैं, अपने आप ही ईश्वर का सपोर्ट मिल जाता है, या आपको मेंटर मिल जाते हैं, या आपको किताबों से, या अभी तो सब कुछ देखिए ऑनलाइन है, तो आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। तो ये विनय जी, मेरे अब से आते हैं मेन रणनीति। सवाल पे, जो मेरा भी एक अंदर से क्वेश्चन है, जो अंदर मेरे भी जाग रहा है कि हम लोग इतना जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जगह जगह, हम लोगों को अपना असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप दिग्गज हैं, टेक कंपनी के दिग्गज हैं, आप बनाते हैं, लोगों को AI सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस समय जो रियल और फेक में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या असली क्या नकली। अरे हम लोग अभी प्रधानमंत्री मोदी का ही नकली वीडियो एक ऐसा निकल के चला आया सामने, जिसमें वो चाय बेचते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे सब आप इन लोगों को क्या सोल्यूशन देंगे कि लोग कैसे पहचाने कि असली है कि नकली, और इसमें आपके पास में क्या सोल्यूशन है इसके अलावा कि ये लोग इस तरीके की चीजें जो लोग कर रहे हैं वो पकड़ भी आ जाए तुरंत, और आगे लोग इससे प्रभावित ना हो, इनको क्या सोल्यूशन देते होंगे? देखिए, अभी डीप फेक में तो काफ़ी सारा काम चल रहा है, और इंडिया में भी अभी जैसे बिल वगैरह है पार्लियामेंट में, एथिकल AI में भी काफ़ी सारा काम होगा। बट इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करें उनको कुछ ऑथेंटिक सोर्स से करें। अगर आप न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं तो जो भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं वहाँ से आप न्यूज़ देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप में ऐसा वीडियो आ गया तो वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसका इम्पैक्ट मैं देखता हूँ कि सीनियर सिटीजन में बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे भी पेरेंट्स हैं, हाँ हाँ हाँ, सीनियर सिटीजन उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं, आसानी से पकड़ जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट भी वो आसानी से ही होते हैं। कहीं भी मैं जैसे जाता हूँ तो वो उसका वीडियो सर्च करते हैं, उनको कुछ और वीडियो मिलता है कि वहाँ पे क्यों गए हो, वहाँ तो इतना क्राइम है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो भी ओरिजिनल सोर्स थे इन्फॉर्मेशन के, कि आप पहले न्यूज़ देखते थे, टीवी न्यूज़ देखते थे, या न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अगर न्यूज़ की बात कर लेते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी न्यूज़ हो गया, तो वो आपको हमेशा ओरिजिनल सोर्स मेंटेन करने हैं, आपको उससे ही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है डेफिनेटली। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि इसमें आखिर टेक वर्ड क्या कर रहा है? क्या आप वो प्लेटफॉर्म तो दे रहे हैं जिसमें आप लोग ऐसे वीडियोस, हम 2 फोटोज डाल दें, 2 फोटोज को आपस में वो किसिंग करते हुए दिखा देंगे, या घूमते फिरते हुए कहीं भी दिखा देंगे, किसी का चेहरा किसी के साथ दिखा देंगे। ये तो आप लोगों ने लोगों को दे रखे हैं, सोल्यूशन सारे दे रखे हैं। तो हाँ, टेक वर्ड इसमें क्या कर रहा है कि लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी दें जिसमें हम वो वीडियो डालें और वो बता दें हमको देख करके कि ये असली है और ये नकली है। ऐसा कोई टेक वर्ड इसमें कोई आगे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना संभव है, और आई थिंक मैं भी यूएस में था, कुछ लोग इस पे काम भी कर रहे थे। अच्छा। कि आप वीडियो से बता सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास AI है उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी सही नहीं है, कि आप भी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अभी आप देखोगे कि कुछ जो बड़े सोशल मीडिया है वहाँ पे वो लोग वीडियो में टैग भी देने लग गए हैं कि AI जनरेटेड वीडियो है। हाँ। या आई थिंक अभी यूट्यूब में भी ये ऑप्शन आने लग गया है AI जनरेटेड। तो ये चीज़ें आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से इन्फोर्स होंगी कि जो कंपलसरी करें, क्योंकि हम लोग बीइंग फ्रॉम टेक, या हम लोग थोड़ा अवेयरनेस है इन जनरल, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मेरा सबसे कंसर्न है कि सीनियर सिटीजन हो गए, बच्चे हो गए, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से अगर पुश आएगा कि आपको जो भी कंटेंट आ रहा है AI जनरेटेड आ रहा है, या जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, या जो भी कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप टेलीग्राम, उनको भी इस तरह से अगर पुश कर दें कि जो भी कंटेंट वो लोग अपने सब टैग करें, क्योंकि मेजर कंटेंट कंजम्पशन वहाँ से ही हो रहा है। तो वहाँ से, हाँ, जितने भी मैसेजिंग ऐप है सबसे ज्यादा मेजर मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया, तो वहाँ पे अगर पॉलिसी लेवल पे ये चेंज करें कि हाँ कंपलसरी वो लोग अपने, क्योंकि इसके देखिए एल्गोरिथम तो हैं इसके फेक डिटेक्शन के बहुत सारे हैं, तो बट इसका इन्फोर्समेंट वहाँ से हो सकता है। और इस तरह के ऐप्स भी आई थिंक यूजर बना सकते हैं कि जिसमें लोग अपने आप टेस्ट कर सकें। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टेक वर्ड इसमें आगे काम कर रहा है, किसी ने ऐप बनाने की कोशिश की है या बन चुके हैं, हम लोग को पता नहीं है। नहीं, इस पे देखिए जो फेक डिटेक्शन डीप फेक के मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम है, वो तो बने हुए हैं। अच्छा। बट उनका यूज अभी नहीं हो रहा है, मतलब यूज जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ऐप पे, वो आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से अगर पुश आएगा तो यूज। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आप उम्मीद करते हैं हमारे इंटरव्यू के माध्यम से कि गवर्नमेंट इसमें पुश करने का? हाँ, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि देर हो चुकी है, लोग देर हो चुकी है, कंटेंट को, मतलब फेक कंटेंट को सही मान लेते हैं। रिसेंटली आप देखोगे कि जो आसपास के अपने नेबर्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे मूवमेंट हुए हैं, स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल या और मैक्सिको में हो रहा है। तो आई थिंक इस तरह का डीप फेक ये बहुत जितना जल्दी मतलब
कंट्रोल कर सकते हैं, वो जरूरी होगा। अच्छा, ये हम लोग जो आगे बात कर रहे हैं ना, एआई, हम लोग समझ रहे हैं कि अब हर चीज ना ऑटोमेशन की ओर जा रही है। कंपनी भी सोच रही है कि मैन पावर कम लगे, हर चीज ऑटोमेटेड सिस्टम पे आधारित हो जाए। मशीन लर्निंग है, उसको हमने एक बार लर्निंग दे दी, वो सब चीजें समझ के कर रहा है। तो आगे जो आने वाला समय है वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भी आ रहा है। तो ये आपको लगता है कि क्या हमारे आसपास काम करने वाले लोग अब ह्यूमनॉइड रोबोट ही होंगे? ऑफिस में, घर में काम करने वाले, सब्जी लाने वाले, बाजार से खाना बनाने वाले, जो एलॉन मस्क एक दुनिया दिखाते हैं हम लोगों को, तो क्या ऐसा समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसा ही दुनिया देख रहे हैं आगे जा करके, और कितने समय बाद ये दुनिया आ जाएगी? नहीं, देखिए अभी पहले बात करते हैं एआई की। तो काफ़ी लोगों जैसे डाउट रहता है कि एआई है या नहीं है, कितना इम्पेक्ट करेगा। बट एकदम ये एआई आएगा, ये एआई ऑलरेडी आ चुका है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में, और बाकी में भी आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कंपेयर करिए प्री इंटरनेट एरा वर्सेस आफ्टर इंटरनेट एरा। जो लोग भी 90s या उसके पहले के बॉर्न हैं, उस समय हमारी लाइफ बहुत अलग थी। हम लोग समय डिफरेंट तरह के व्यतीत करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे, या हर चीज़ को काम करते थे। इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बुक स्टोर में जाते थे, बुक ढूंढते थे कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, डेट, एक कंपटीशन एग्जाम की डेट क्या है, उसके लिए एक अखबार आता था जिसमें क्या सूचना करके आता था, सूचना करके हम लोग उसी जमाने के पढ़े हुए। और एक और आता था आई थिंक कुछ जिसमें जिसमें भी रखे कि उसमें निकलती थी कौन सा एग्जाम है, कौन सा। इवन हमारा रिजल्ट भी आता था, अखबार में आता था कि ये हाई स्कूल में इतने नंबर हैं। तो आप देखोगे इंटरनेट के बाद से अभी लास्ट 5 साल में दुनिया काफ़ी चेंज हो गई। जब से 4G 5G रिवोल्यूशन आया, अब इंडिया में मोर देन 50% लोगों के पास फ़ोन है, इंटरनेट है। तो आप वो चीज़ आप और हम लोग चेंज फील कर सकते हैं प्री इंटरनेट वर्सेस आफ्टर इंटरनेट, या प्री मोबाइल आफ्टर मोबाइल। सेम चीज़ आप एआई में फील करोगे कि आप ये बोलेंगे कि हम अभी तक ये काम खुद करते थे, खुद से ईमेल लिखते थे, खुद से लेटर लिखते थे, खुद से पूरा बुक पढ़ते थे, कोर्स पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। ये डेफिनेटली ऑलरेडी शुरू हो गया है, और नेक्स्ट 2-3 साल में ये फिजिकल एआई जो आप बता रहे हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट, इसको फिजिकल एआई का नाम दिया है यूएस में, कि जो भी आपकी आईओटी या मशीन है वो कितनी स्मार्ट हो जाएं, खुद से डिसीजन लेने लग जाएं। और ये रोबोट वाला काफ़ी विकसित देशों में आ गया। जैसे मैं अभी यूएस में था, सैन फ्रांसिस्को में, ऑस्टिन में। तो उसमें आप कार बुक कर सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, उसमें कम्प्लीटली ह्यूमनलेस कार है। कुछ होटल्स में, स्पेशली चाइना में ये हो गया कि जब आप होटल में जाते हो, रिसेप्शन डेस्क प्लस आपको जैसे एक पर्सन होता है वो रूम तक छोड़ के आता है, रूम अनलॉक करके आपको लिफ्ट से लेके जाता है कि ये आपका रूम है, ये इसका टीवी ऐसे ऑन होगा, इसका रिमोट ऐसे होगा, यहाँ से आप ये इंटरकॉम में खाना ऑर्डर कर सकते हो। वो सारा जो पर्सन उन्होंने ऑटोमेट कर दिया रोबोट से, कि रोबोट आपको गेट पे रिसीव करेगा और आपके रूम का चेक इन चेकआउट कराएगा और आपको रूम तक छोड़ के जाएगा। और कुछ भी आप सामान अगर ऑर्डर कर रहे हो, रूम पे खाना मंगा रहे हो, वो भी रोबोट लेके आ रहा है। ये ऑलरेडी आ गया है काफ़ी विकसित देशों में, यूएस चाइना में आ गया है, और कार वाला आ गया है। और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं जो कुछ प्रोसेस ऑटोमेट कर दी हैं। तो आपको लगता है कि जैसे अब जब एआई इतना आगे बढ़ रहा है, तो हम एआई को जब इतना आगे बढ़ा रहे हैं, खुद ही प्रमोट भी कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि एआई को इस्तेमाल करने के पीछे ना भारी मात्रा में बिजली और पानी की भी खपत होती है। तो आप हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? भारत में क्या सहयोग की जरूरत है आगे, अगर आपको एआई में काम करना है आगे भविष्य में, तो इसमें आपको गवर्नमेंट से क्या सहयोग की आवश्यकता है? और पानी और बिजली को लेकर के हमारे भारत देश में जो संसाधन मौजूद है मौजूदा समय में, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, और विदेशों में क्या सुविधाएं हैं इनको लेकर के? नहीं, देखिए एआई के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, उसको कितना इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो इस पे भी काम हो रहा है। आपका देखेंगे कि पहले के जो मॉडल्स थे उनको ट्रेन करने में जितना रिसोर्सेज लगे, अभी के जो मॉडल्स में उतना रिसोर्सेज नहीं लगते। और अभी देखिए बात चल रही है कि स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है, एआई डेटा सेंटर, या अंडर द वाटर बनाने की बात चल रही है। और रही बात अपने इंडिया की, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आई थिंक इंडिया का ऑलरेडी पावर जनरेशन काफ़ी अच्छा है, और जो अपनी 2047 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की उसको मतलब 3x 4x करना है, उस हिसाब से काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग पावर इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। तो पावर का चलन नहीं होगा, बट ये होगा कि हमें कितना इफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्योंकि जिस तरह के बजट से रिसोर्सेज डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपनीज के पास होती हैं, वैसे इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में जो भी मॉडल बन रहे हैं उनको आप कितना इफिशिएंटली बना सकते हैं, कितने कम कॉस्ट में या कितने कम लोगों के साथ बना सकते हैं, वो एक इंडिया में इंपॉर्टेंट होगा। बट इंडिया डेफिनेटली इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एआई का यूज काफ़ी ज़्यादा होगा। अच्छा, एआई 2026 आगे, अब नया साल आने वाला है, तो आपको क्या लगता है जो एआई है वो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रभावी समझ में आ रहा है? हेल्थ में, कि एजुकेशन में, कि रोबोट में, जो ऑटोमेशन वाला प्रोसेस है, किस में लगता है कि एआई का एक अच्छा फ्यूचर है?
और इसमें आपको सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी बात करेंगे 2025 की, तो सबसे ज़्यादा जो एआई ने इम्पैक्ट किया है वो आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर एक हो गया, दूसरा आपका कंटेंट मार्केटिंग, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद जो 2026 में मुझे लगता है कि एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक वन है, जो भी आपका क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, कोर बैंकिंग, यहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जैसा कि मैं लास्ट ईयर एनवीडिया के जीटी समिट में गया था, तो वहाँ पे दूसरा सेक्टर आई थिंक 2026 में फिजिकल एआई वुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, कि कैसे जो भी आपके आईओटी या मशीन्स हैं उनको आप कैसे स्मार्ट बना सकते हो, तो फिजिकल एआई एक बड़ा सेक्टर होगा। तीसरा आई थिंक डिफेंस साइड पे भी जो भी ड्रोन्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आएगा अक्रॉस द वर्ल्ड, की जो भी डिफेंस के साइड पे जो काफ़ी सारे जवान शहीद होते हैं, तो वो चीज़ आप कैसे विदाउट ह्यूमन कर सकते हो, तो वो मतलब वो एक सेक्टर बढ़ेगा। बॉर्डर पे सेना की जगह पे रोबोट स्थापित कर दिए जाए, ये भी एक है। इसमें हुए हैं, मतलब ड्रोन साइड पे तो काफ़ी सारे काम हुए हैं, बट एक डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी एआई आएगा। तो इससे आपको एक बात नहीं समझ में आ रही है क्या, कि जैसे जो मैं समझ पा रहा हूँ, हम इतना स्मार्ट बना रहे हैं और सब जगह एआई ऑटोमेट में हम लोग काम भी कर रहे हैं, ऑटोमेशन पे, तो क्या इससे क्या जॉब, जो हमेशा से एक सवाल आता है, हम लोग जो सुनते रहे हैं हमेशा कि एआई जॉब खा जाएगा लोगों की, तो क्या ये सही है? एआई लग रहा है कि जॉब खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि एआई से और ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी। लेकिन जॉब उन लोग क्रिएट होंगी जो एआई को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप देखोगे अगर 90s का टाइम देखो या 80s का टाइम देखो, जिस समय इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, तो जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया या कंप्यूटर में जल्दी ट्रेंड हो गए, वो लोग की जॉब रही या अच्छा ग्रो किया। जो लोग कंप्यूटर के अगेंस्ट रहे कि कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, उनका दिक्कत हुई। सेम चीज़ एआई में है, कि एआई में आपको ऐसा नहीं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, एआई जो टूल्स बने हैं, जो भी एआई के मॉडल्स आए हैं, उनको आप एक एज यूजर कैसे यूज करो, उसके लिए आपको कोई कोड ही लिखना, जैसे काफ़ी लोग यूज करते होंगे चैट जीपीटी, जेमिनी, तो आप एआई को यूज करना सीखो, अपने काम को एफिशिएंट बनाइए। जैसे आप लोग भी देखते हैं कि मार्केटिंग में, कंटेंट में कैसे काम करते हैं, तो आप एआई से वही काम जल्दी कर सकते हैं, या आप सेम टाइम में उसका 10 गुना काम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो लोग, मेरा यही सजेशन रहेगा कि हाँ, जितना जल्दी आप एआई को एक्सेप्ट करते हैं, एआई सीखना शुरू करते हैं, उतना जल्दी सही होगा, और एआई से जॉब नहीं जाएगी, एआई से जॉब क्रिएट होंगी, बट हाँ, और ज़्यादा हाईली स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगी। अच्छा, ये भी एक दिमाग में सवाल आया मेरे, कि जिस प्रकार से ना अब जैसे एआई काम कर रहा है, अब आगे आने वाले समय में हम जो समय समझ में आ रहा है, एआई जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने बताया कि अब एजीआई आ रहा है। एजीआई को लेकर के क्या समझते हैं, और ये किस प्रकार से डिफरेंट होगा एआई से, और ये क्या कर सकता है? एजीआई होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कि जैसे अभी तक के जो रोबोट्स हैं, वो पर्टिकुलर एक टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं, कि आप इस रोबोट को ये काम करना है, या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या खाना बनाना है, या फिर कार चलानी है। तो जनरल इंटेलिजेंस जैसे हमारा ह्यूमन का काम करता है, कि हम जल्दी नई चीज़ सीख लेते हैं, या उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। तो धीरे धीरे ये है कि नेक्स्ट मतलब 5 से 10 साल में एजीआई आ जाएगा, या अभी भी काफ़ी सारे जनरल एजेंट्स बन गए हैं, जैसे 2-3 कंपनी जिससे जनरल एजेंट होते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी जैसे क्वांटम की टेक्नोलॉजी आई है, तो क्वांटम के थ्रू आई थिंक ये एजीआई अचीव करना बहुत जल्दी पॉसिबल होगा। और एआई में जो भी प्रेडिक्शंस हुए हैं अभी तक, कि इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करने में इतना टाइम लगेगा, ये जनरेटिव एआई का जो प्रेडिक्शन था कि यहाँ 20 साल में आएगा, बट वो आपका 5 साल में आ गया। मतलब एआई बना रहा है। हाँ, तो जैसे जैसे प्रेडिक्शन एआई में है, जैसे एजीआई के लोग बोल रहे हैं कि 10 से 15 साल लगेगा, बट हमेशा से एआई ने लोगों को प्रेडिक्शन गलत साबित किया, और टाइम से पहले आ गया, खुद ही सीख रहा है, खुद ही बना रहा है आगे, खुद ही सीख रहा है, खुद ही बना रहा है। तो मेरा सवाल इसी से आगे का ही जुड़ा हुआ है, जब एआई स्मार्ट हो रहा है, एआई अब एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हमने बताया, आगे बन रहा है, वो खुद ही पढ़ेगा, खुद ही सीखेगा, तो फिर वही सवाल है, क्या एआई जो है प्यार कर सकता है? जैसा कि अभी हमने देखा भी, जापान में एक महिला ने एआई चैटबॉट से शादी कर ली, लोनलीनेस फील करते हुए। तो ऐसा क्या आप लोगों ने एआई को पढ़ा दिया है कि वो उसके सवाल के अंतरंगी सवालों के भी जवाब दे रहा है, अंदर से प्यार वाले भी सवाल, जहां वो परेशान थी उसको उसने समझा, उसके भावों को समझा। तो ऐसा कौन सी आप लोगों ने उसको फीलिंग पढ़ा दी है? क्या वो प्यार भी कर रहा है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये ऑलरेडी हो रहा है। मतलब देखिए, अब जापान की बात करते हैं, तो वहाँ आपने बताया लोनली रहता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी, इंडिया में भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं, मतलब एआई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि जब लोग उनको चाहिए था कोई बात करने के लिए, तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि मतलब एआई गर्लफ्रेंड वाले ऐप्स आ गए हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, और
वो कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना भी रही हैं। अच्छा, तो वो सवालों के जवाब कैसे देता है कि मतलब उसने बताया जैसे आज मैंने पूछा कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो वो सवाल जो पूछे हैं वैसे ही जवाब दे रहा है कि कुछ आप लोगों ने उसके अंदर फीलिंग भी कुछ डालने का प्रयास किया है? क्या नहीं, फीलिंग डाली जा सकती है? मेरा मतलब हाँ, सवाल है, क्या इसमें क्या फीलिंग भी होता है डाली जा कि सकती है? आगे चल के मैं बताता हूँ आपको कि क्या होने वाला है कि जैसे आपके जो भी लव्ड वन है जो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी नहीं है हाँ। या ये किसी का बेटा एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद जितना भी उसका मेमोरी है, जितनी भी उसकी आवाज़ है, फोटोज़ हैं, अच्छा। जो भी उसकी लर्निंग्स है, वो सारा आप मतलब एआई से फीड कर सकते हो। कुछ दिन बाद आप जो डेड लोग हैं उनसे ही बात कर सकोगे। अच्छा, मतलब आगे आने वाले समय में आप ये हमको बताने जा रहे हैं वर्चुअली करेक्टर मेरे सामने एक बैठा होगा जो मेरे दादाजी के रूप में होगा, हाँ, वर्चुअली और जैसा उनसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसा वो सोचते थे, जैसे वो जैसा वो बात सोचते क्योंकि थे। अभी देखो पहले का तो हमारे रिकॉर्डिंग नहीं है, बट अभी तो आप देखो कि सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब जो ये जिनके बड़ा बच्चे इंटरेस्टिंग हैं। है, ये मतलब मुझे बताइए जरा सा कि मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब जैसे मेरी शादी है और मेरे पापा जिंदा नहीं है आज, या मेरे बाबा जिंदा नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे बाबा मेरे बगल में बैठे और मैं उनका आशीर्वाद लूँ और मुझे वो आज कहें कि पुत्र वधू को बधाई, और पुत्र वधू का जो आज नाम है वो नाम भी बोले। ये भी पॉसिबल हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसका अगर आपके पास वीडियोज़ हैं या किसी की इंटरव्यू हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि जो भी बड़े पॉलिटिशियन, उनके तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिसेंटली जो बड़े पॉलिटिशियन, फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मतलब इनके हज़ारों संख्या में वीडियोज़ हैं, और लोगों ने क्वेश्चन भी अलग अलग पूछे हैं, अलग अलग जवाब दिए हैं, तो वो सब डेटा को लेके आप ट्रेन कर सकते हो। फिर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे तो वो एकदम वही एआई आपको सेम टोन में, सेम फेस में, सेम परसेंटेज तो बात मतलब करेगा। वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से एक बार धर्मेंद्र की एक मूवी देखें और धर्मेंद्र को नाचते हुए देखें। वो भी दिन आप लोग दूर नहीं करने दोगे, मुझे लग रहा है जल्दी आप लोग ले आओगे वो दिन। क्या वो भी संभव है? आएगा वो जरूर, नचवा दोगे एक बार धर्मेंद्र को, वही फिर से बोलेगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, बिल्कुल संभव। अभी आई थिंक यूट्यूब में भी मैं रिसेंटली एक गाना देख रहा था, आई थिंक सैयारा मूवी का, उसमें भी लोगों ने उस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में वापस से एआई ने गा दिया है। हाँ, रिक्रिएट कर दिया, उसमें कुछ 10-15 मिलियन व्यूज़ भी आ गए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं जो नए गाने हैं, बट वो लोगों ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर उनके आवाज़ से रिक्रिएट। अच्छा, एक सवाल और मेरे अभी इस समय अभी भी तुरंत आया कि जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने किशोर कुमार को जिंदा कर दिया, आवाज को आप लोग वापस ले आए, आप लोग सब सारा कमाल ये कर रहे हो बैग में, तो फिर आदमी इतनी मेहनत करके, रियाज करके सालों, फिर इतनी क्यों मेहनत करे गाना सीखे? क्यों फिर इतनी, किसी भी कला को सीखने में बड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, फिर क्यों इतनी मेहनत करे? ये तो तुरंत आप लोग तो फ्री में वो वाले ऐप भी दे दोगे गूगल प्ले स्टोर वगैरह में, तो फिर क्यों व्यक्ति इतनी मेहनत करे? अबे मूवी बनाना है, प्रोड्यूसर ने बुलाया, ऐप आपको बुलाया या आप कंपनी से टाई अप किया, उनने मुझे इस आवाज में ये गाने चाहिए 10 ठो, तो फिर वो लोग तो सिंगरों का तो खत्म नहीं हो गया मामला? नहीं, देखिए दोनों का अलग अलग डिमांड है। अभी रिसेंटली मूवी आई भी थी कम्प्लीटली एआई जनरेटेड, आई थिंक नरसिम्हा करके थी, वो काफ़ी हिट भी हुई। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसकी एक अलग ही वैल्यू रहती है कि जो आप देखिए सिंगर्स में भी बहुत तरह के गायक आए, लेकिन जो जिनको हम जानते हैं उनकी एक जो आवाज़ है वो मतलब अलग तरह की आवाज़ है, उनका गाने का तरीका वो डिफरेंट है। तो हर फील्ड में जो भी नए टैलेंट आएंगे, नए तरीके से गाएंगे, नए गाने का लिरिक्स होगा, तो उनका हमेशा वैल्यू रहेगी। तो जो भी आपका टैलेंट है, ओरिजिनल स्किल्स है म्यूजिक में, वो डेफिनेटली पॉपुलर होगी हर फील्ड में। अच्छा, है कि अच्छा, एक सवाल अभी और आया मेरे दिमाग में, पुराने सवाल से थोड़ा रिलेटेड है ये। जैसे आप लोग जो आगे काम कर रहा हो एआई, मतलब इसके अंदर ना अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, जो हमने डेटा दिया वही डेटा को वो पढ़ रहा है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे जवाब दे रहा है। तो आगे भविष्य में जो एजीआई की बात चल रही है, फिर इसके आगे लोग अब एआई चैट जीपीटी वगैरह से लोग प्यार भी करने लगे हैं, शादी जैसी अभी खबरें आई, तो क्या हम वो दिन दूर नहीं देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वर्चुअल कैरेक्टर इस तरीके की, जैसे हमने लड़की के रूप में एक एज्यूम कर लिया, लड़कियों की कमी हो गई शादियों के लिए, तो लड़कियों को हमने एज्यूम कर लिया कि एआई कैरेक्टर रोबोट बनाया और इसको बिल्कुल वैसा ही फील किया कि ये लड़की ही है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसके सारे सेक्स ऑर्गन भी होंगे उसमें, तो वो भी आगे टेक्नोलॉजी लगती है कि इस ओर भी जा रहा है कि लोगों की लोनलीनेस इस हद तक दूर की जा सके कि उसको वही फील दिया जा सके जो एक रियल कैरेक्टर देता है, मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी, ड्यूरिंग सेक्स लाइफ भी, मुझे लगता है कि इमोशन भी, सेक्स लाइफ भी, जो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगर जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 साल में आ जाएगा, उस समय डेफिनेटली पॉसिबल है
कि आपको नए कैरेक्टर डेवलप करना। और रही बात एआई की, तो जो मतलब आज का भी अभी जनरेटिव एआई है, उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको जो डेटा फीड है उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। जनरेटिव एआई इज़ कम्प्लीटली स्मार्ट, जो भी इसका कंटेक्स्ट है, जो भी आपको नए तरीके से आंसर भी जनरेट कर सकता है। तो अभी देखोगे आपकी जो भी नए मॉडल्स आए हैं चैट जीपीटी वगैरह के या जेमिनाई के, वो कम्प्लीटली रीजनिंग बेस्ड मॉडल है। वो ऐसे करते हैं कि एक साथ 10 एआई मतलब 10 जवाब सोचता है, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि यार क्या मैं जवाब 1 बताऊँ या जवाब 10 बताऊँ, इनमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो कम्प्लीटली रीजनिंग बेस्ड मॉडल ऑलरेडी आ गए हैं। और डेफिनेटली इसमें बाकी जो बात चल रही है कि हाँ एजीआई की, वो डेफिनेटली पॉसिबल होगा नेक्स्ट 4 से 5 साल में। अच्छा, एआई समिट जो अभी भारत में होने वाली है, तो एआई समिट में क्या लगता है भारत का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ये अभी बहुत बहुत अच्छी पहल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इम्पैक्ट एआई समिट है, ये फरवरी में है, और हमने इसका एक प्री एआई समिट भी किया था सितंबर में। एंटिनो ने एंटिनो एआई समिट किया था। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ी समिट कराई, उसमें पूरे देश विदेश से काफ़ी सारे एआई लीडर्स को बुलाया है, जो बड़े इंटरप्राइज के चेयरमैन एमडी उनको भी बुलाया है। तो इसमें सब लोग प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, और इसके बाद आई थिंक इस तरह के समिट और ज़्यादा कराने चाहिए। तो मैं जो लोग भी बिजनेस में हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली इसको फॉलो करें, इम्पैक्ट एआई समिट। ये आई थिंक फेब में है, एंड हम लोग भी उसमें शायद एक इवेंट कराएंगे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ विनय कृष्ण गुप्ता जी, जिन्होंने हमको बताया कि बैकग्राउंड से नहीं, बैकबोन से ताकत मिलती है। इनके संघर्षों से आप सीख सकते हैं। एक टॉप टेक दिग्गज कंपनी में अपनी जगह बनाई है। तो इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।